हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्लास 8th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के थर्ड लेक्चर को। शुरू के 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने समझ लिया कि कहानी हमारी कहाँ तक पहुँची है और किस तरीके से अब जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो अब कोई भी पपेट नवाब नहीं चाहती। वो अब ये चाहती है कि हम खुद ही बन जाते हैं नवाब। ठीक है, कैसे बनेंगे नवाब देखेंगे, किस तरीके से अपना कंपनी रूल को एक्सपैंड करेंगे और कैसे जो रीजनल पावर्स होंगी उस समय की, है ना, जैसे कि मराठास हैं या सिख लोग हैं, उनको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा और पूरी एक इंडियन टेरिटरी पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं कंपनी एक्सपैंड इट्स रूल पर। और अगर आपने अभी तक शुरू के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको देखें, उसके बाद बाकी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करें। सो एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल्स। इंडियन स्टेट्स का एनेक्सेशन 1757 से 1857 के बीच में काफ़ी कुछ हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर कंपनी जो है वो बहुत रेयरली कभी क्या करेगी, कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक यहाँ पर करेगी। इसका मतलब क्या है, देखो कंपनी अपना एक्सपेंशन तो कर ही रही है ना, और एनेक्स करती जा रही है इंडियन स्टेट्स को। एनेक्स करने का मतलब है कंट्रोल करना, या फिर बेसिकली हम कहें कब्जा कर लेना, छीन लेना। ठीक है, इंडियन स्टेट्स को कैप्चर तो कर रही है, एनेक्स तो कर रही है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं कर रही, वॉर जैसी कंडीशंस पे नहीं आ रही। तो कैसे कर पा रही है, लोग अपने आप से, इंडियन रूलर्स जो है वो अपनी टेरिटरी तो दे नहीं देंगे, है ना। मतलब कि ये किसी तरीके के डिप्लोमेटिक मेथड्स का यूज़ यहाँ पर कर रही है ना। इट इज़ यूजिंग पॉलिसीज़, है ना, पॉलिसीज़ का यूज़ करेगी, इकोनॉमिक बहुत सारे क्राइटेरियाज लगा देगी, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे करके इंडियन स्टेट्स कुछ अपने आप को सरेंडर कर देंगे और कुछ को ये फोर्सफुली एनेक्स कर लेंगी, बट विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स टू सर्व फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब बैटल ऑफ बक्सर जब खत्म हुआ तो कंपनी के कुछ रेसिडेंट्स थे, है ना, उनको यहाँ पर इन्होंने कहाँ रख दिया, इंडियन स्टेट्स में रख दिया गया, ताकि वो इंडिविजुअली जाकर ये देख सकें कि कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, कंपनी के जो फ़ायदे हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स चालू कर दिया गया, एंड दे स्टार्टेड टू डिसाइड कि भाई ये वाले पर्टिकुलर रूलर के बाद किंग या क्वीन कौन बनेगा, है ना। तो यहाँ धीरे धीरे करके उन्होंने पॉलिटिकल मैटर्स में क्या करना चालू कर दिया, इंटरफेयर करना चालू कर दिया। देन हमें देखा था कि डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ करेंगे, पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो पॉलिसी है वो कौन सी है, सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस क्या है, इसको समझना ज़रूरी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डायरेक्ट इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सब्सिडरी अलाइंस में क्या होता था, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, राइट। इफ़ दिस इज़ अ इंडियन रूलर ए, इसको बोला जाएगा कि अगर आप सब्सिडरी अलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ सब्सिडरी अलाइंस में जुड़ रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट नॉट हैव अ सेपरेट आर्मी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और योर टेरिटरी। तो फिर अगर किसी ने अटैक किया तो इनको कौन सेव करेगा, दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी। यानी कंपनी जो है ये एक आर्मी रखेगी अपने पास, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करेगी उन सारे स्टेट्स को जिन्होंने सब्सिडरी अलाइंस को साइन किया है कंपनी के साथ। बट दे हैड टू पे फॉर दी सब्सिडरी फोर्सेस, और उस आर्मी के लोगों को क्या बोला गया है, सब्सिडरी फोर्सेस। ठीक है, तो जो रूलर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि अगर ये आर्मी इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है तो इस आर्मी के खर्चे कौन उठाएगा, रूलर। ठीक है, इफ़ पेमेंट फेल्स, अगर पेमेंट नहीं दे पाता है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, उस रूलर की टेरिटरी का एक हिस्सा जो है वो पेनाल्टी के रूप में कंपनी जो है वो अपने पास रख लेगी, है ना। और ये पॉलिसी लेकर कौन आया, लॉर्ड वेलेस्ली। इनका नाम याद रखना ज़रूरी है, ये MCQ में आ जाता है कि ये सब्सिडरी लाइन्स जो है वो किस ब्रिटिश पर्सनैलिटी ने इंट्रोड्यूस कराई थी, राइट। सो दिस वॉज सब्सिडरी अलाइंस। अब हम पढ़ते हैं मैसूर की कहानी। मैसूर में क्या था, यहाँ पर 2 हमको मेजर इंडियन रूलर्स देखने को मिलेंगे, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वॉज दी सन ऑफ हैदर अली। कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्टरी military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest.
जब भी कंपनी को ऐसा लगता था कि उसके पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसके ट्रेड वाले जो इंटरेस्ट हैं उस पर कोई भी अटैक कर रहा है या कोई भी थ्रेट है, तब ये डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करती थी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैसूर में क्या हुआ, मैसूर पावरफुल रूलर्स जैसे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनके अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रिनाउंड क्या थे, लीडर्स हुआ करते थे मैसूर एरिया में। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। मालाबार यानी कि ये जो आपका इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, इसमें ये जो केरला वाला रीजन है, केरला का जो कोस्ट होता है, इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, अभी जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ से ब्रिटिशर्स जनरली कंपनी क्या कर रही थी, पेपर और कार्डमम, यानी पेपर यानी कि मिर्ची और कार्डमम यानी इलायची, ये परचेज कर रही थी, स्पाइस ट्रेड कर रही थी। और यहाँ पर क्या था, मैसूर एम्पायर। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान इनके ट्रेड में हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर किस तरीके से टीपू सुल्तान जो होंगे वो क्या करेंगे, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, पेपर और कार्डमम का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, मतलब कि इस हमारे पोर्ट से कोई भी सामान बाहर नहीं जाएगा। तो ट्रेड में क्या होने लगा, प्रॉब्लम। डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेड विथ कंपनी, लोकल मर्चेंट्स को बोल दिया गया कि भाई आप कंपनी के साथ क्या नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऐसे करके कंपनी को जो है लॉसेस का सामना करना पड़ा। स्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विथ फ्रेंच, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक दूसरे के थे राइवल्स यानी कि एनिमी, कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स की दुश्मनी किससे थी, फ्रेंच की, और टीपू सुल्तान की नज़दीकियाँ जो है वो किससे बढ़ रही थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से और फ्रेंच लोगों से। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों की मदद लेकर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मॉडर्नाइज कर लिया, नए नए मेथड सीख लिए। ठीक है, ये चीज़ किससे बर्दाश्त नहीं हुई, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉर लड़ने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, ब्रिटिश सॉ हैदर एंड टीपू एज रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। ठीक है, मतलब इन दोनों लीडर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और कंपनी के द्वारा इनको क्रश कर दिया जाए, मतलब इनकी पावर को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तब यहाँ पर होते हैं 4 एंग्लो मैसूर वॉर, 4 वॉर यहाँ पर लड़े जाएंगे। ईयर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 1767 से 69 तक, 80 से 84, 90 से 92 और फाइनली 99। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लास्ट वन जो था बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम क्यों, क्योंकि सेरिंगापट्टनम में होता है। कंपनी जो है वो अल्टीमेटली जीत जाती है और जो मैसूर किंगडम है वो चला जाता है फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड, हैदर अली को तो पहले ही मार देते हैं, उसके बाद टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडेयार्स एंड सब्सिडरी अलाइंस वॉज इम्पोज्ड। अब ये जो मैसूर किंगडम था, इसको सब्सिडरी अलाइंस के अंदर तो रख दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो पुरानी राजा हुआ करते थे, वोडेयार डायनेस्टी जो हुआ करती थी, उसके अंडर रख दिया गया। मतलब यहाँ पर वोडेयार डायनेस्टी के एक माइनर छोटे एक बच्चे को बैठा दिया जाता है किंग की तरह पर, और मैसूर में लगा दिया जाता है सब्सिडरी अलाइंस। तो वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड कर ली जाती है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब बात करते हैं मराठास की। मराठास अगेन वेरी करेजियस एंड पावरफुल रूलर्स, अपने एरिया में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, कहाँ थे मराठास, दिस इज द इंडियन पेनिनसुला, तो ये वाले रीजन में थे आपके मराठास। विद डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, मराठा की जो लास्ट होप होती है दिल्ली को रूल करने की, मतलब कि मराठास जो है वो अपने इस एरिया से निकलकर दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे, इंडिया पे कवर करना चाहते थे। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उनको वहीं पर रोक दिया गया। ब्रिटिशर्स ने जल्दी इस बात को समझ लिया और उन्होंने मराठास को उनके ही एरिया में रोका, वहाँ पर उन्होंने उनके साथ बैटल लड़े और हरा दिया किसको, मराठास को। ठीक है, मराठास जो थे वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रहते थे, अलग अलग हिस्से थे स्टेट्स के और अलग अलग रूलर्स थे ना, कन्फेडरेसीज थी। ठीक है, जिनको अलग अलग चीफ या जो रूलर्स थे उनको बोला जाता था सरदार। ठीक है, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये सब के सब, ये चारों जो थे ये किसके अंदर थे, इन सब का हेड किसको माना जाता था, पेशवा को। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड दी नेम्स। सीरीज ऑफ वॉर, यहाँ पर कितने लड़े वॉर, 3 एंग्लो मराठा वॉर थे और 4
एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, कब ख़त्म हुआ ये? 1782 में, ठीक है। कब खत्म हुआ? 1782 विद ट्रीटी ऑफ सालबाई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ब्रिटिश ने उड़ीसा वाला जो रीजन था वहाँ को गेन कर लिया, नॉर्थ ऑफ यमुना, यमुना रिवर की ऊपर वाला हिस्सा गेन कर लिया, किसने? ब्रिटिशर्स ने। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ जिसमें मराठा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। पेशवा वॉज रिमूव एंड गिवन अ पेंशन, पेशवा को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया और इनको बोला कि अब आपको एक पेंशन देंगे, आप उस पर सर्वाइव करते रहो, नो नीड टू रूल, गेटिंग। तो इस तरीके से मराठा किंगडम जो है वो भी किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल हमको यहाँ पर नहीं दी गई है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई में कौन कौन सा एरिया लिया गया, फिर थर्ड बैटल में किस तरीके से हारे तो कौन कौन से एरियाज ले लिए गए, कौन कौन सी टेरिटरीज ले ली गई, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उतना रेलिवेंट नहीं है, आगे आएगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ना हमको ये बताया गया है कि जो मराठास थे उनकी वॉरशिप स्किल्स क्या थी, ठीक है, वो किस तरीके से लड़ते थे, है ना, कितने करेजियस थे, उनके कुछ एथिक्स हुआ करते थे, है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या था, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताई गई हैं, तो ये जब डिटेल में आएगा आगे वाले चैप्टर्स में तो हम इनको कवर करेंगे। कंपनी हैड फुल कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास, विंध्यास कहाँ पर है? ये हमारा अगर एमपी है, ठीक है, तो लगभग हम बात करें कि इस पूरे हिस्से में ब्रिटिशर्स जो थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका काफ़ी रूल हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का मतलब है अपने आप को सुप्रीम मानना, ठीक है। कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और अब यहाँ पर कंपनी अपने आप को इतना सुपीरियर मान चुकी थी कि इन्होंने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था इसको और ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया, मतलब कि बहुत स्पीड अप कर दिया इन्होंने, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल पॉलिसीज़ लगानी यहाँ पर चालू कर दी। कैसे? लॉर्ड हेस्टिंग आए जो गवर्नर जनरल बने फ्रॉम 1813 टू 23, ठीक है। ब्रॉड न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी की पॉलिसी लेकर कौन आया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगेन दिस शुड बी रिमेंबर्ड फॉर एमसीक्यू, ठीक है। पैरामाउंट सी मतलब कंपनी जो कंपनी की अथॉरिटी है वो सुप्रीम बन गई और कोई भी इंडियन स्टेट या इंडियन रूलर्स कंपनी की अथॉरिटी के सामने इन्फीरियर, सुप्रीम नहीं है, गेटिंग। तो ये पॉलिसी कौन लेकर आया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। जस्टिफाइंग द एनेक्सिंग ऑफ एनी किंगडम, अब भाई अगर कंपनी जो है वो सुप्रीम बन गई है, वो पैरामाउंट बन गई है, तो फिर तो वो किसी भी किंगडम को एनेक्स कर ले, उसको कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत भी खास नहीं है, ओके। इंडियंस वर ट्राइंग टू रेजिस्ट देयर इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स, इंडियंस ने अलग अलग रीजन्स में क्या करने की कोशिश करी? रेजिस्ट करने की कोशिश करी और सबने थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ ली थी, ठीक है। जैसे लेट 1830s में कंपनी वॉज वरीड अबाउट रशियाज एक्सपेंशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से क्या समस्या थी कि भाई रशिया जो है वो इंडिया में यहाँ से एंट्री ना ले ले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरफ हमारे पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ एक वॉर लड़ा गया और जीत लिया गया, ठीक है। तो अफगानिस्तान वाली जो टेरिटरी होगी वो भी किसके अंदर से आ गई? ब्रिटिशर्स के पास। स्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंट्री रूल देयर, डायरेक्ट रूल नहीं किया, इनडायरेक्ट कंपनी रूल किया, मतलब अपने बिहाफ पर वहाँ पर किसी व्यक्ति को बिठाया और उससे बोला कि अब यहाँ आपका कंट्रोल आप देखो। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, सिंध कहाँ पर है? आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है एक स्टेट जिसका नाम है सिंध, उसको कब कैप्चर कर लिया गया? 1843। पंजाब रीजन, अगेन पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब की बात हो रही है, यानी कि जो पंजाब इंडिया में है और पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय तो कोई पाकिस्तान था नहीं, ठीक है। सो 1849 में पंजाब को एनेक्स कर लिया गया, लेकिन कंपनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस यानी बहुत ज़्यादा बड़ा अपोजिशन देखने को मिला फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह कौन थे? ये सिख लीडर हुआ करते थे, ठीक है। एंड ही वॉज सो करेजियस, ही वॉज सो ब्रेव कि इनसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो डरते थे। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अगेन अ पॉलिसी जस्ट लाइक सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? किंगडम को लैप्स करने की बात, यानी ख़त्म करने की बात। फाइनल वेव ऑफ एनेक्शन आई तो किसने किया ये? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी
जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से 56 तक। ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये याद रखो कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, एंड ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था? इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, यानी कि एक मेल वारिस, ठीक है, कि अगर ये एक पर्सन है ए, इसके जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसके मेल सन को, मतलब उसके सन को मिलेगी, ठीक है। और वो सन कैसा होना चाहिए? लीगल, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि उनका किंगडम जो है वो लैप्स हो जाएगा अगर कोई भी मेल हेयर, कोई भी मेल वारिस नहीं है, तो फीमेल वारिस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है ना। एंड बिकम द पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा जो हम बोलेंगे अपोजिशन किया, ऑल्दो बहुत सारी अलग अलग एरियाज जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी इन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अंडर ही एनेक्स किए गए बिना लड़े। एक पॉलिसी लगा दी कि अगर आपका कोई लीगल बच्चा नहीं है, अडॉप्टेड बच्चा नहीं चलेगा, लीगल बच्चा चाहिए। अगर नहीं है और डेथ हो जाती है रूलर की, तो उसके बाद वो जो एरिया है, जो पूरी टेरिटरी है, वो उस अडॉप्टेड बच्चे को या उसकी फैमिली को नहीं जाएगी, वो जाएगी किसके पास? कंपनी। इसका सबसे बड़ा अपोजिशन हमको हमेशा से देखने को मिला है झांसी में, है ना, बाय रानी लक्ष्मी बाई। वाई वॉज शी फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? द रीज़न वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्यों? क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका कोई लीगल बच्चा नहीं होता है, ठीक है। वो लोग एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं। अब कंपनी मना करती है कि अडॉप्टेड बच्चे को हम लीगल हेयर नहीं मानते, तो हम क्या नहीं देंगे, इसको टेरिटरी नहीं देंगे। और झांसी जो है वो किसके पास चली जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अवध फाइनली लास्ट में बसता है, तो इसको बोलते हैं कि भैया यहाँ का जो राजा है वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है, मिस गवर्नेंस के बेसिस पर अवध जो है उसको एनेक्स कर लिया जाता है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी MCQ में आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक लौता ऐसा एरिया होता था जिसको मिस गवर्नमेंट के ग्राउंड पर ले लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर सब्सिडरी लाइन्स नहीं लगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगी, तो कुछ तो लगाना था ना, तब तो जाके एनेक्सेशन होगा। तो क्या लगाया? मिस गवर्नमेंट। और मिस गवर्नमेंट लगाया तो यहाँ का जो नवाब था उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, शर्मनाक था, साथ में अवध के लोगों के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर अवध के लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें ब्रिटिशर्स जीतेंगे। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है, थोड़ा सा इसके लिए रुक जाओ। 5th चैप्टर जो है हमारा इसी हिस्ट्री में, वो कम्प्लीटली है 1857 के बारे में। तो वहाँ हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके रीजंस के बारे में, है ना, इंसिडेंट्स क्या क्या हुए, कौन कौन से रूलर्स ने लड़ाई की, और फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। सो वी हैव टू वेट फॉर चैप्टर नंबर 5। वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल बन गए थे 1773 से 1785 के लिए, इन्होंने बोला कि भाई कंपनी जो है इसको बंगाल में पावर एक्वायर कर लेनी चाहिए, नॉट ओनली इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे ऑल्सो। ये जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे हुआ करते थे, ये 3 बिग सिटीज़ होती थी, जिनको क्या बोला गया बाय द ब्रिटिशर्स? प्रेसिडेंसीज, ठीक है। मेजर ट्रेड यहीं से होता था, इसलिए इनको प्रेसिडेंसीज बना दिया, ठीक है। धीरे धीरे वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर क्या हुआ, कंपनी ने तीनों प्रेसिडेंसीज पे कवर कर लिया। ईच प्रेसिडेंसी वॉज टू बी रूल्ड बाय अ गवर्नर, और सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्नर जनरल। हर प्रेसिडेंसी को गवर्न करने वाला एक गवर्नर होगा, मतलब टोटल 3 गवर्नर होंगे, और इनको भी हेड करने वाला होगा एक गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो ये तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को क्या करता था? एडमिनिस्टर करता था, हेड करता था उनको, ठीक है। अब कुछ रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स मतलब होता है पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। क्या थे पॉजिटिव चेंज? देखते हैं। 1772 में नया सिस्टम ऑफ जस्टिस बन गया, नया मतलब न्यू वे ऑफ जस्टिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोला गया और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोला गया, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस जाएंगे, है ना, चोरी या मर्डर या इस तरीके के, और सिविल कोर्ट्स में फैमिली मैटर्स हैं या प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या सिविल इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जाएंगी। इंडियन लॉज को ट्रांसलेट किया गया यूरोपियंस के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में मेजरली 2 प्रकार के लॉज चल रहे थे, एक तो हिंदू लॉज और दूसरा मुस्लिम या फिर इस्लामिक लॉज, ठीक है। अब यूरोपियंस को तो ये दोनों भाषाएं नहीं समझ में आ रही और ना लॉ समझ में आ रहा है, तो यूरोपियंस के लिए, यूरोपियन जजेस के लिए इन दोनों लॉज को क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया इन लैंग्वेज इंग्लिश। क्रिमिनल कोर्ट्स वर अंडर काजी और मुफ्ती, अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स,
ठीक है, कि पूरी चीज़ डायरेक्टली हाथ में ना लेते हुए इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है एस्टेब्लिश करना यहाँ पर चालू किया कंपनी ने। ब्राह्मण पंडित जो थे उनको बोला गया कि भाई आपको क्या करना है, हिंदू लॉ को इंटरप्रेट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो इन्होंने अलग अलग ट्रांसलेट कर दिया, लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र एंशंट हिंदुइज्म का एक ऐसा पार्ट माना जाता है जो लॉ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है हमको, है ना, जैसे मनुस्मृति का एक हिस्सा है, राइट। देन टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे थे हिंदुइज्म के लॉ के अंदर और इस्लामिक लॉ के अंदर कि हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज को कंपाइल किया गया इंग्लिश में, ताकि यूरोपियन जजेस जो हैं वो समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको एक और क्या बोलेंगे, एक और चीज़ के बारे में पढ़ने मिलेगा कि जहाँ पर क्या था, ब्रिटिशर्स एक्चुअली एक लॉ लेकर आ जाएंगे कि अब इंडियन जजेस जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश प्रिजनर्स को या ब्रिटिश क्रिमिनल्स को ट्रायल कर सकते हैं, उनको भी, उनके केस को भी सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका अपोज किया और इसको वापस ले लिया गया, जिसके कारण इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर दिखाया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि एक तरीके से लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसने बोला कि भाई कैलकटा में एक सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं। ठीक है, 1774 में कैलकटा में एक सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो जाता है। प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंडियन डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जो ऑफिसर था उसका नाम क्या था, कलेक्टर। मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यूज एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। फाइन, अब बात कर लेते हैं आर्मी के बारे में कि आर्मी कैसी थी और क्या क्या चीज़ें थी। देखो, ब्रिटिशर्स के पहले पावर किसके पास थी, मुगल्स के पास। तो हम मुगल आर्मी की बात करते हैं तो मुगल आर्मी में कैवलरी होती थी, यानी सवार, यानी पैदल चलने वाले लोग। सॉरी, कैवलरी मतलब हॉर्समैन, जो घोड़े पर चल रहे हैं, घुड़सवार। और इन्फेंट्री मतलब जो लोग चल रहे हैं पैदल, ठीक है, तलवार वगैरह लेकर या भाले वगैरह लेकर। सो मुगल स्टेट डिड नॉट फेल्ट द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी। मुगल्स को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी तो उन्होंने नहीं बनाई। रूरल एरियाज़ पर वो क्या करते थे कि अगर उनको इमीडिएट ज़रूरत पड़ेगी तो वो कुछ रूरल एरियाज़ में से जो नॉर्मल पर्सन्स होते थे उनको एक मिलिट्री ट्रेनिंग देते, उनको एक प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे और उनको आर्मी में भर्ती कर लेते थे वेन एवर रिक्वायर्ड। रूरल एरियाज हैड लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। Awadh and Banaras started recruiting peasants into armies and training them as professional soldiers. ठीक है, they started training peasants को या बड़े ज़मींदार्स को जिनको थोड़े बहुत हथियार चलाने आते थे, उनको इन्होंने क्या रखना चालू कर दिया, प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग दी ताकि ज़रूरत पड़े तो आप आर्मी का हिस्सा बन सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड सेम मेथड। सिपॉय आर्मी, सिपॉय का मतलब होता है सिपाही। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने भी यही बोला कि भाई एक स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि जो हमेशा है, आपको पता है कि आर्मी में इतने लोग हैं और इतने लोग रहेंगे, काम हो या नहीं हो, इसको कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, लेकिन सिपॉय आर्मी का मतलब क्या है कि सिपाही को ये लोग क्या करते जाते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर आर्मी में भर्ती करते जाते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स बिगेन टू डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, है ना, उन्होंने लॉज जो है वो मिलिट्री के लिए एक जैसे बनाने चालू कर दिए। यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग होने लगी, ड्रिल और डिसिप्लिन। ड्रिल का मतलब होता है कि कंटिन्यूस एक ही एक चीज़ को करते जाना, और डिसिप्लिन के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक आर्मी को स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, और क्यों भी कर लिया, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि हम धीरे धीरे करके सारे इंडियन टेरिटरीज को अपने अंदर एनेक्स कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर आर्मी नहीं होगी तो कल को ये पीजेंट्स पलट गए और नॉर्मल लोगों की तरफ चले गए या इंडियन रूलर्स की तरफ चले गए तो हम तो हार जाएंगे, राइट। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा आइडिया कब इनको आता है, 1857 के वॉर के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिपॉइज होते हैं और सिपॉय जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भाई अब हमको स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ेगी और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियंस को अपनी आर्मी में इकट्ठा करें, क्योंकि वो लोग लास्ट मोमेंट पे ऐसे धोखा नहीं देंगे। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड। सिपॉय म्यूटिनी हुई 1857 में, मतलब कि सिपॉयज़ को बोला गया कि भाई आपको कार्ट्रिजेस जो थी, गन की जो कार्ट्रिजेस थी, वो ऐसा र्यूमर्ड था, ऐसा लोगों के बीच में सुनने में आता था लोगों को कि वो काऊ और पिग की हड्डियों को पीस कर बना हुआ है फ्लावर, ठीक है, जो वो सिपॉयज़ को खिला रहे हैं।
है ना। ये सारी चीज़ें करते करते लोगों की कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स, उन्होंने बोला कि भाई आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, ओशन क्रॉस करके, सी क्रॉस करके। लेकिन लोग ऐसा मानते थे कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में सी क्रॉस कर लिया तो उनकी जो जाति है, उनका जो रिलीजन है, वो उनसे हट जाएगा। तो फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कोई जगह थी नहीं, इसलिए ये लोग और ज़्यादा नाराज़ होते हैं। और 1857 में क्या होगा ये हम देखेंगे आगे। बाय 1857 company came to exercise direct rule and in some areas it influenced indirectly। तो कंपनी ने अवॉइड किया जब तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। लेकिन आफ्टर द बैटल ऑफ 1857, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, कंपनी को एक बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब हम लोकल रूलर्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते। सो समवेयर they started establishing their direct control, and at some other places they started establishing indirect influence in the policy making and the administrative decisions। Fine, so this was all about this chapter। मैं कोशिश करूँगी कि इसका एक 10 या 15 मिनट का एक समरी वीडियो बनाकर डाल दूँ। अदरवाइज़ ये भी हमने काफ़ी शॉर्ट में और सारी चीज़ों को कवर करते हुए पढ़ने की कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर और ये पूरा चैप्टर की सीरीज़ समझ में आई है, अच्छा लगा है, आपके लिए सब्जेक्ट आसान हुआ है, तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ और अपने डाउट ज़रूर से बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनुशाला। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।